हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे कि आप जानते हैं कि जो रुपीज़ की जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले काफ़ी कम हो गई है। अभी फ़िलहाल एक डॉलर के लिए 80 रुपीज़ का एक्सचेंज रेट फ़िलहाल चल रहा है। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है, क्यों ये हो रही है, यहाँ पे इसके रीजंस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसकी जो इम्पैक्ट है इन इंडियन इकोनॉमी कैसे होगी, यहाँ पे कैसे हो रही है, कौन सी चीज़ों के ऊपर इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत का जो रुपी है वो डॉलर के मुकाबले 80 रुपीज़ तक पहुंच गई है, और ये पहली बार हुई है। यानी कि जो एक्सचेंज रेट का मीनिंग क्या होता है कि एक डॉलर अगर आपको खरीदनी है तो अभी आपको 80 रुपीज़ पे करनी होगी। तो ठीक है, यहाँ पे डॉलर और जो रुपी की वैल्यू है यहाँ पे कम हो गई है, लेकिन इसके बारे में हम यहाँ पे क्यों सोच रहे हैं। हमें थोड़ी ना यूएसए से जाके डॉलर में एक्सचेंज करने हैं, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट देखिए इंडियन इकोनॉमी में पड़ती है। तो क्या होता है, ये जो एक्सचेंज रेट है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैट्रिक है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी पूरे दुनिया के ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड्स जो होती है मैक्सिमम जो होती है ये डॉलर में होती है। तो एक तो बात हो गई डॉलर के वजह से इंडिया की जो यहाँ पे गुड्स जो है, गुड्स एंड सर्विसेज जो है, अगर यूएसए से हम लोग मंगवाना है, नॉट ओनली यूएसए या फिर दूसरे कंट्री से भी मंगवाना है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो गई, तो वो जो है अगर डॉलर में पे करना हो तो वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो इसको थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। मान लीजिए कि अभी हम लोग को जो है $1000 जो है पे करना है। तो पहले कुछ महीने पहले तक, यानी कि कुछ सालों पहले तक क्या होता था कि 70 अगर एक्सचेंज चल रही थी तो 7000 रुपीज पे करने से $1000 की, चाहे वो सर्विसेज हो गई या फिर गुड्स हो गई, वो मिल जाता था। लेकिन अभी यही चीज जो है आपको अगर खरीदनी है, चाहे वो सर्विसेज हो या फिर गुड्स हो, तो 80,000 रुपीज पे करनी होगी। ये हो गई रिगार्डिंग द इंपोर्ट, यानी कि इंडिया अगर इंपोर्ट करेगी तो इंडिया को अभी ज्यादा पे करना होगा। लेकिन देखिए इसका एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट एक्सपोर्ट पे पड़ता है। तो ये एक्सपोर्ट जो है दूसरे कंट्रीज के लिए होती है। मान लीजिए कि अभी अगर पहले के हिसाब से अगर किसी कंट्री को अगर इंडिया से सामान मंगवाना होता था, तो अगर मान लीजिए कि यूएसए से, अगर यूएसए जो है अगर उन लोग को सामान अगर मंगवाना है इंडिया से, तो उन लोग को पहले जितना देना पड़ रहा था अभी उन लोग को कम देना पड़ेगा। तो क्या होता है कि इसका इफेक्ट जो है एक्सपोर्ट पे पड़ सकती है। एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट चीजें जो है ये चीपर हो सकती है, तो थोड़ा एक्सपोर्ट के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ सकती है। तो जो डॉलर एक्सचेंज रेट जो वैल्यू है, वो वैल्यू जो है कम होने की वजह से रुपीज के लिए जो इंपोर्ट जो होती है ये कॉस्टलियर हो जाएगी, और एक्सपोर्ट जो है ये चीपर हो जाएगी। तो ये तो समझ ले इसका जो मेन रीजन, लेकिन इसका जो मेन महत्व, लेकिन इसका जो मेन रीजन क्या है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी रीजन की वजह से ये हो रही है। तो एक तो बात है कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इंडिया में पहले पैसे इन्वेस्ट करते थे, वो कुछ टाइम से इंडिया से पैसा जो है उठा के लेके जा रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई यूएसए के एक कंपनी हो या फिर कोई यूएसए के एक व्यक्ति हो, इंडिया में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि फॉरेक्स रिजर्व में उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और जितने कम से कम डॉलर जो है इंडिया में रहेंगे, तो डॉलर की भी वैल्यू बढ़ जाएगी यहाँ पे, और रुपीज की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप मान लीजिए आपके घरों में, आपके जो वॉलेट में जितने पैसे हैं, अगर उससे कम पैसे रहेंगे तो डेफिनेटली आप सोचेंगे कि कम से कम खर्च करेंगे। यही जो है चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाती है यहाँ पे। तो दूसरी बात है कि यहाँ पे जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी इंडियन इकोनॉमी में। तो यहाँ पे दो खाते होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट जो है सरप्लस में चली जाती है, लेकिन जो करंट अकाउंट है ये डेफिसिट में चली जाती है। और अगर मान लें पिछले साल के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है भारत जो है एक्सेस यानी कि सरप्लस में थी 47.5 बिलियन US डॉलर। तो ये जो है अभी फिर से क्या होगी कि इसका इफेक्ट पड़ने लगेगा। तो देखिए आरबीआई जो है हर हफ्ते जो है
बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसकी जो सारे जितने भी पैरामीटर्स को चेक करती रहती है, और यहाँ पे ये भी इंश्योर करती है कि रुपीज की जो एक्सचेंज रेट बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे। तो थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में भी समझ लेते हैं। तो देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो खाते होते हैं, एक जो होता है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट होती है, इंडिया में जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो। देन एक्सटर्नल बोरोइंग्स, अगर एक्सटर्नल बोरोइंग्स देखिए इंडिया अगर करेंगी, चाहे वो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स होगी, शॉर्ट टर्म डेब्ट्स होगी, ये होती है। एक्सटर्नल असिस्टेंट जो गवर्नमेंट दूसरे देशों से भारत लेती है, अलग अलग देशों के साथ अगर भारत बायलेटरल लोन लेती है, तो ये सारे जो है कैपिटल अकाउंट के खाते में जमा होती है, जो अभी सरप्लस में है। लेकिन करंट अकाउंट जो होती है ट्रेड इन गुड्स, यानी कि जो ट्रेड्स जो भारत करती है दूसरों के साथ, यहाँ पे देख रहे हैं कि इंपोर्ट बहुत ज्यादा आगे चली गई है, इंपोर्ट कॉस्टलियर हो गई है, लेकिन एक्सपोर्ट जो है ये चीपर हो जा रही है, और भारत इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है अभी फिलहाल। सेम चीजें सर्विसेज के लिए भी होती है। यहाँ पे सर्विसेज अगर इंडिया मंगवाना चाहे तो ये एक्सप्रेस इंपोर्ट करना चाहे तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, लेकिन अगर एक्सपोर्ट करना है वो कॉस्टली हो जाएगी। उतनी ज्यादा सर्विसेज इंडिया कंपेरेटिवली नहीं कर पा रही है। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट अगर हो गई, गिफ्ट रेमिटेंसेस ग्रांट्स अगर हो गई, तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो करंट अकाउंट जो है अभी फिलहाल डेफिसिट में चली गई है, तो इसका इफेक्ट जो है देखने को मिल रहा है ऑन द ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके वजह से जो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इसके जो है इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी में हम देख सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो रुपी जो है ये इसकी वैल्यू कम हो गई, ये डेप्रिशिएट हो गई है, तो इसके वजह से क्या होती है कि करंट अकाउंट डेफिसिट होगी। लेकिन इससे क्या होता है कि हायर एक्सपोर्ट होती है, यानी कि मान लीजिए कि एक कंपनी पहले अगर उनको जो है जितने सामान इंडिया से मंगवाना होता था, चाहे वो मान लीजिए कि उन लोग को जितने पैसे देने होते थे, अभी इंडिया की जो एक्सपोर्ट चीप हो गई है। पहले अगर मान लीजिए कि उन लोग $1000 अगर उन लोग मंगवाते थे, अभी $5000 की जो है सामान या फिर सर्विसेज मंगवा सकती है। तो ये देखिए एक चीज तो ठीक है, लेकिन क्या होगा कि अभी इंडिया जो है एक्सपोर्ट अगर इंडिया में बढ़ गई, तो डेफिनेटली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि फॉरेक्स भी बढ़ जाएगी, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा, वैल्यू उनकी सप्लाई पे पड़ेगी। अगर देखिए बाहर एक्सपोर्ट करने चालू कर दिए, तो उसका इंपैक्ट जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन में पड़ेगी। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन में उसकी सप्लाई अगर कम होगी, तो इन्फ्लेशनरी मेजर्स देखने को मिलेगी, जो अभी फिलहाल हो रही है। तो इसके वजह से क्या होगा कि एक तो भारत में इन्फ्लेशनरी जो है मैटर्स हो रही है, डेली आपको न्यूज इसमें देखने को मिल रहे हैं, हर चीजों की जो है महंगाई बढ़ रही है। लेकिन इसी वजह से डबल एक ब्लो पड़ सकती है इन्फ्लेशन के टाइम में। ऐसे सिचुएशन अगर हो गई, इंडिया को क्या होगा कि यहाँ पे एक्सपोर्ट को भी मेंटेन करना होगा, और इन्फ्लेशन का भी प्रॉब्लम्स में क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे कॉस्टलियर इंपोर्ट्स, देखिए इंपोर्ट हम लोग को करनी ही पड़ेगी, चाहे हम लोग कितनी भी पॉलिसीज बना ले, कितनी भी प्लानिंग कर ले। तो कॉस्टलियर इंपोर्ट अगर होने लगी, मान लीजिए कि आपको सैलरी मिलती है, आप जॉब करते हैं, आप लोग को जो भी चीजें खरीदनी होती है, अगर कम आपकी सैलरी कम हो गई यहाँ पे और आपको महंगाई बढ़ गई, तो इसका इफेक्ट आपके लाइफस्टाइल में पड़ेगी। तो इसी को जो है हम शॉर्ट फॉर्म में कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन के हिसाब से समझ सकते हैं। और इन्फ्लेशनरी प्रोसेस डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, यही मेन रीजन है। दूसरा इंपैक्ट क्या होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, यानी कि मान लीजिए कि कोई यूएस की कंपनी या फिर यूएस के लोग अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहें, तो वो तो यही सोचेंगे ना कि हम जितने अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कम हम लोग को रिटर्न मिले है, तो हम क्यों करेंगे। तो वो भी यही सोचेंगे, तो कम से कम हो जाएगी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंडिया में। तो इसके वजह से उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, और यही जो है लोग जो है पुलिंग आउट कर रहे हैं, बाहर के लोग इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो भी इंडियंस है उनको अगर लोन जो है फॉरेन में पे करना है ब्रॉड में, सपोज मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति ने $1000 जो है उन्होंने लोन लेकर रखा हुआ, तो पहले अगर उन लोग को 70,000 पे करना होता था, अभी 80,000 पे करना होगा। तो इसका भी इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी में पड़ती है। और दूसरी बात क्या होती है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल अगर हम लोग देखेंगे, क्रूड ऑयल की इफेक्ट जो है इंडिया में जो है डॉलर के वजह से यहाँ पे जितनी ज़्यादा बढ़ रही है इन्फ्लेशन, आप देख सकते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, जो भी चीज़ें क्रूड ऑयल अगर बढ़ने लगेगी, तो सप्लाई सर्विसेज जो है उसको क्या होगा कि एक्सपेंसिव हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव हो जाएगी। जितनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव हो जाएगी, उसका जो है खामियाजा जो है इन्फ्लेशन बढ़ा के गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो चीज़ों की इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, चीज़ों की अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो उसकी जो क्या होती है कि मेनली डिमांड जो है कम हो जाती है। तो ओवरऑल इकोनॉमिक साइकिल में इसका इफेक्ट देखने को
मिलता है इन द लॉन्गर रन और शॉर्टर रन भी। तो यही जो है मेनली जो रुपीस जो है उसकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। लेकिन अभी देखिए गवर्नमेंट को भी अलग अलग मेजर्स लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को अभी यहाँ पे जो गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट आनी होगी ये कम होना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट को दोनों ही बैलेंस करने पड़े तो उसका इम्पैक्ट जो है गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट में पड़ेगी। अगर कल कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो जितना कर सकते थे उनसे कम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें गवर्नमेंट को बैलेंस करने पड़ेगी। और आरबीआई में भी यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें जो है रेपो रेट हो यहाँ पे उन सब में भी देखना पड़ेगा, सुधार करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द डिप्रिशिएशन ऑफ रुपीज इन कंपैरिजन टू द डॉलर, उसके इम्पैक्ट और मीनिंग को हमने समझा यहाँ पे। तो ऐसी चीज़ों को देखिए आपके प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है और मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो अच्छा यही होगा कि आप लोग पूरे टॉपिक को समझ ले और उसका एक मैच्योर आंसर या फिर मैच्योर कॉन्सेप्ट बना के रखें। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।